सूरज आसमान में तमतमाया खड़ा था। जमीन पर पैर रखना भी जैसे आग पर चलने जैसा हो गया था। हवा नहीं थी, बस एक खामोशी जो गरीबों के घरों में पसीने की बू से भरी हुई थी। गांव के उत्तर छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें। टूटे छप्पर के नीचे बैठा एक आदमी अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेर रहा था। वह आदमी था हरिया, गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, लेकिन सबसे गरीब इंसान। ये सूरज हर रोज जैसे मेरी ईमानदारी को और भून देता है, लेकिन क्या करूं? माँ के संस्कार यही थे, जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। तभी पानी की बोतल लेकर उसकी पत्नी आती है। थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है। इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो। खेतों में केतारी तो बो दिया है मीना, पर पानी नहीं मिलेगा तो वो मुरझा जाएगा। आसपास की सभी नहरें, कुएं, तालाब सूख गए हैं। अब खेतों में पानी कहाँ से दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों नहीं बगल के खेत में कुआं खोद लेते हो? अभी तो मई का महीना ही चल रहा है। जून जुलाई में तो गांव के बचे कुचे नहरें भी सूख जाएंगे। तब क्या करोगे? उससे पहले ही कुआं की खुदाई कर लो। तुम सही कह रही हो मीना, मैं कल से ही कुआं की खुदाई में लग जाता हूँ। उसी गांव में हरिया का छोटा भाई रहता था, जो दूसरों से बेईमानी करके अपना महल जैसा घर खड़ा कर रखा था। जितना वह बेईमान था, उतना ही दिल का वह कठोर भी था। देख उमेश, गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया, और वह भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर। कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। पैसे कमाने का असली तरीका यही है, दिमाग और चालाकी। पर भाई, तेरा बड़ा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है। क्या कभी उसे अपनी तरह नहीं बनाया तूने? वो बड़े भैया है, राम जैसा सीधा कहता है, हराम का पैसा घर नहीं टिकता। पर देख, मेरा घर तो महल बन गया। आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है उसके पास। मदद वो नहीं होती जो रिश्तों की लाज उतार दे। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि पसीने की कमाई में जो मिठास है, वो झूठ के पैसे में नहीं। बाहर तापमान अब भी कम नहीं हुआ, लेकिन हरिया के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गहना बन चुका है। वह अपने खेतों की तरफ अपनी फसल को देखने जा रहा था। तभी उसका छोटा भाई अकरम उसे रास्ते में मिलता है। भैया, अब तो मान जा, यह जमाना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहरी। तेरे पास सब कुछ है अकरम, बस एक चीज नहीं है, चैन। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो। देख लेना, पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सिर ऊंचा, जब गिरा तो कीचड़ बना देगा। अगली सुबह हरिया अकेला खेत के बीचों बीच एक फावड़ा लेकर कुएं की खुदाई में जुट जाता है। हर चोट के साथ मिट्टी उड़ती है और उसके माथे पर पसीने की धार तेज होती जा रही है। वह मन ही मन बोलता है, अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं खुदाऊंगा, चाहे जान चली जाए, पर बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। दोपहर का समय, पास ही से एक चरवाहा गुजरता है जो हरिया की हालत देखता है। हरिया भैया, यह क्या कर रहे हो? सूरज सिर पर है और आप अकेले खुदाई कर रहे हो। कम से कम कुछ खा पी लो। समय नहीं है भाई, हर मिनट कीमती है। अगर ये कुआं अगले महीने तक ना बना तो खेत मर जाएगा, और साथ में हम भी। चरवाहा सिर हिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद हरिया की चाल लड़खड़ाने लगती है। कुछ घंटे बाद हरिया धूप में बेहोश हो जाता है। उसका शरीर तप रहा है, होंठ सूख गए हैं। फावड़ा पास पड़ा है। मीना खेत के पास आती है, हाथ में पानी की बोतल लेकर। हरिया जी, ओ हरिया जी, हरिया जी आँख खोलिए, देखिए मैं आई हूँ। आपने वादा किया था सोनू को पढ़ाना है, उठिए ना। हरिया की सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। वह एक बार आँख खोलता है। मीना, कुआं बनाना है, सोनू भूखा ना रहे। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए। घर चलिए,
मैं सब संभाल लूंगी। हरिया की आंखें बंद हो जाती है, उसकी सांसें थम जाती है। मीना की चीख आसमान में गूंज जाती है। हरिया की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और मीना की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक कोने में बैठी थी। गहरा सन्नाटा उसके चारों ओर पसरा था। उस घर में अब वो आवाजें नहीं गूंजती थी जो हरिया के होने का एहसास कराती थी। बेटे की छोटी छोटी बातें अब मीना के दिल को छलनी कर देती थी। मैं हार नहीं मानूंगी हरिया जी। आपकी मौत उस कुएं की खुदाई करने की वजह से हुई है। मैं उसे पूरा करके रहूंगी। अगली सुबह मीना ने कुदाल उठाया और कुएं की तरफ चल दी और फिर अधूरा कुआं को खोदना चालू कर दिया। कई दिनों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उस कुएं से पानी आ गया। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए। अब हरिया का भाई अकरम उस कुएं को देखकर उसके मन में लालच भर आया। मीता, पानी की समस्या अब होते जा रही है। सारे तालाब कुएं सूख चुके हैं। गांव वाले पानी के लिए तरसने लगे हैं। अगर मैं पानी का व्यापार करने लगूं तो मेरी अच्छी कमाई होने लगेगी। पर आप पानी की व्यापार कैसे करोगे जी? पानी तो कहीं पर भी नहीं है। दूर दूर तक कुएं तालाब सूखे पड़े हैं। अरे मूर्ख मीता, तुम्हें क्या पता नहीं है? मीना भाभी ने कुएं की खुदाई कर दी है और उसमें पानी भी निकल आया है। अब देखो मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। फिर अकरम मीना के घर पहुँचता है और मीना से कहता है, भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे यह बात करते हुए खुद ही खराब लग रहा है। वह कुएं वाले जो खेत है, वह खेत बाबूजी मेरे नाम पर करके गए थे। शायद भैया ने आपको नहीं बताया होगा। अकरम जी, अगर वह जमीन आपकी थी तो बंटवारे में जमीन आपने क्यों नहीं ली? और हरिया जी ने मुझे इस जमीन के बारे में कुछ भी बताया ही नहीं। मुझे भरोसा ही नहीं है कि वह जमीन आपकी है। देखिए मीना भाभी, भैया के गरीबी की स्थिति को देखकर मैंने वह जमीन भैया को काम करने को दिया था, पर वह जमीन अब मुझे लेनी पड़ेगी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कागज अपने साथ लेकर आया हूँ, देख लीजिए। मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं यह कागज आज रख लेती हूँ और कल सुबह ही मैं मुखिया जी के पास जाऊंगी और यह कागज दिखाऊंगी। ठीक है मीना भाभी, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर अकरम वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह होते ही मीना कागज लेकर मुखिया जी के पास जाती है। पर वह इस बात से अनजान थी कि मुखिया जी भी अकरम से पैसे लिए हुए थे। मुखिया जी, यह कागज देखकर बताइए कि इस कागज पर क्या लिखा है। मीना, इस कागज पर लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है वह खेत अकरम का है। फिर मीना बड़ी उदास मन से वह कागज लेकर घर आ जाती है और आंखों में आंसू भरे अपनी मेहनत वाले कुएं अकरम के हवाले कर देती है। और उधर अकरम खुशी खुशी वह पेपर लेकर घर आ जाता है। अब देखो मीता, मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे जैसे को कहते हैं दिमाग वाला। दिमाग वाला नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बेईमान वाला। ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझो। आज जो तुमने यह चमचमाती साड़ी पहन रखी हो ना और होठों में लाली लगा रखी हो, वह सब इसी पैसे की वजह से है। फिर अकरम अपने नौकरों से कहकर गांव में ये बात फैला देता है कि सुनो गांव वालों, आप लोग की पानी की समस्या अकरम भैया ने खत्म कर दी है। अब पानी जिनको भी चाहिए वह अकरम भैया के कुएं से ले जा सकते हैं। पैसे दे जाओ और पानी ले जाओ। कौन बेच रहा है पानी? अकरम कहता है कुआं उसका है और अब जो चाहे पैसे देकर पानी ले सकता है। अरे यह तो वही कुआं है ना जो मीना ने खोदा था। हाँ भाई, उसी का है। उस बेचारी ने तो महीने भर तक अकेले खटखट करके गड्ढा खोदा था। जब उसका पति मरा था तब मीना ने हिम्मत नहीं हारी, खुद मिट्टी ढोई, खुद पत्थर हटाए और तब जाकर पानी निकला। अब यह अकरम कैसे मालिक बन गया? जब ये बात मीना के कानों तक पहुंची तो मीना को ये सोचकर तकलीफ हो रही थी कि उसने जिस कुएं को खून पसीने से सींचा था, अब कोई और उसे दौलत कमाने का जरिया बना रहा है। पानी ले जाओ भाई, 10 रुपए में 20 लीटर पानी ले जाओ। पैसे दो, पानी लो, वरना प्यासे रहो।
गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे, मवेशी प्यासी निगाहों से देख रहे थे और लोगों की मजबूरी अकरम की जेब भर रही थी। इसी बीच एक दिन गांव में एक बूढ़े थके हुए साधु बाबा आए। उनके गले में माला, कमर में झोला और पाँव में फटे हुए चप्पलें थी। माथे पर भस्म और आंखों में तेज था, पर चेहरा पसीने और थकावट से ढका हुआ। बाबा सीधे अकरम के कुएं के पास पहुँचे। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, भगवान भला करेगा तुम्हारा। बाबा, भगवान भला तभी करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। यहाँ पानी मुफ्त नहीं मिलता, 10 रुपए दो, पानी लो। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, बस एक लोटा पानी चाहिए। तो जा बाबा, बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। यहाँ दया धर्म नहीं चलता। बाबा का चेहरा उतर गया, वो चुपचाप वहाँ से चले गए। फिर वो अगले घर पहुँचे। बहन, एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। माफ करना बाबा, अब तो हम खुद खरीद कर पीते हैं, तुम्हें कैसे दें? बाबा और आगे बढ़े। तीसरे घर गए, वहाँ भी वही जवाब मिला, पैसे दो, पानी लो। थके हुए पाँव और टूटी हुई उम्मीदों के साथ बाबा अब गांव के सबसे गरीब घर की ओर बढ़े। वो था मीना का घर। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल सोने जैसा था। मीना अपनी झोपड़ी में सूखी रोटी सेक रही थी। बाबा उसके पास पहुँचे। बेटी, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूँ। मीना ने बिना एक शब्द बोले अपनी टूटी बाल्टी उठाई और घर के कोने में रखे घड़े से आखिरी पानी लाकर बाबा के सामने रख दिया। बाबा, यह लीजिए, हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। बाबा ने कांपते हाथों से पानी लिया, पिया और आंखें बंद करके आकाश की ओर देखा। बाबा थोड़ी देर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं, फिर अपना झोला खोलते हैं। झोले से एक छोटा मिट्टी का मटका बाहर निकालते हैं, जो लाल कपड़े से ढका होता है। बेटी मीना, तूने सच्चे दिल से एक प्यासे को जल पिलाया है। यह मटका मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप देता हूँ। नहीं बाबा, मुझे यह मटका नहीं चाहिए। मैं यह मटका रखकर क्या करूँगी? घर में कुछ सामान नहीं है तो यह खाली पड़ा रहेगा। बेटी, यह मटका सबको नहीं मिलता। जो ईमानदार और दूसरों की भलाई करता है उसे ही मिलता है। यह साधारण मटका नहीं है, यह मटका मेरी साधना का फल है। इससे जो भी मांगोगी सच्चे दिल से वह मिलेगा। पानी, दूध, अन्न, घी, जो भी। पर ध्यान रखना, जब मांगना पूरा हो जाए तो इस लाल कपड़े से मटके को ढक देना, तभी यह रुक जाएगा, वरना यह मटका कभी नहीं रुकेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मीना ने मटके को अपने पास रख लिया और इतना कहकर बाबा मीना के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं। अगली सुबह मीना घबराते हुए मटके को देखती है, फिर हिम्मत करके कहती है, मटका मटका, एक लोटा पानी दे दो। अचानक मटके के अंदर से छप छप की आवाज आती है और मटका पानी से भर जाता है। मीना की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है। अब ढक देती हूँ, बाबा ने यही कहा था। वो लाल कपड़ा मटके पर रख देती है। मटका शांत हो जाता है। अब रोज मीना जरूरत के अनुसार कुछ मांगती, दूध, चावल, आटा, दाल, और मटका हर बार उसे वही देता। गांव वाले अब धीरे धीरे जानने लगते हैं कि मीना के घर कुछ चमत्कार हो रहा है, पर मीना इसे छिपा कर रखती है, किसी को बताती नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा था इसका उपयोग जरूरत के लिए करना, दिखावे के लिए नहीं। कुछ महीने बाद अब मीना का घर पहले जैसा नहीं रहा। टूटे फूटे आंगन की जगह अब पक्की ईंटों की फर्श है। जहाँ पहले एक खाली कोना था, अब वहीं एक बड़ा सा राशन की दुकान सजा है। आटा, चावल, तेल, मसाले, दाल, साबुन, सब कुछ। गांव वाले अब लाइन लगाकर आते हैं। मीना बहन, जो सामान तुम देती हो वो तो सेठ की दुकान से भी सस्ता और बढ़िया होता है। यह सब भगवान की कृपा है शालिनी बहन। मीना बहन, तुम्हारे पति बहुत ही ईमानदार इंसान थे और तुम्हारे देवर अकरम उतना ही बेईमान। इसीलिए देखो, अकरम का व्यापार ठप हो गया है। बेईमानी का फल जरूर मिलता है और ईमानदारी का फल में देर है पर अंधेर नहीं।
ये सब औरतों की बातें खड़ा होकर अकरम सुन रहा था और फिर उसे मीना से जलन पैदा हो जाती है। वह सोचने लगा कि आजकल मीना भाभी के बहुत चर्चे हो रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों ना हम मीना भाभी की दुकान में ही आग लगा देते हैं। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। उसी रात अकरम मीना की दुकान में आग लगा देता है और घर में चुपचाप जाकर सो जाता है। सुबह होते ही गांव में पूरा हाहाकार मच जाता है कि मीना की दुकान में आग लग गई है और सब कुछ जलकर भस्म हो गया है। जब मीना को इस बात की खबर मिली तो मीना बहुत ही उदास हो गई। तभी उस मटके के पास बैठकर मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। मीना की आंखों में आंसू देख मटके को बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी उस मटके से आवाज आती है, क्यों रो रही हो? मैं हूँ ना, हिम्मत मत हारो। जो तुम्हें चाहिए वह फिर से मुझसे मांग सकती हो और आगे अपना रास्ता बना सकती हो। जो जैसा करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। ये सुनते ही मीना को एक उम्मीद की किरण नजर आई और फिर से उसने अपना राशन का व्यापार को चालू किया। मीना की तुरंत दुकान खोलने के बाद विक्रम को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसने मन ही मन सोचने लगा, आखिर में यह मीना भाभी ऐसा क्या करती है कि यह तुरंत ही अपना राशन का व्यापार चालू कर लिया। अब तो और भी गांव वाले मुझे ताना देंगे। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अकरम गुस्से में मीना की जासूसी करने का फैसला करता है। रात के समय अकरम अपने गमछे से मुंह ढककर मीना के घर की खिड़की से झांकता है। अंदर मीना घड़े के सामने बैठी थी। मटका मटका 2 बोरी चावल दे दो। मटके से बोरी भर चावल निकलता है। अकरम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैं भी कितना मूर्ख था। मुझे जड़ तक पहुंचना था और मैं सिर्फ ऊपर ही देखकर दुकान को जला डाला। जड़ तो यह मटका है, तो राज इस मटके में है। जो मांगो वो देता है। अब यह मटका हमारा होगा। अकरम खिड़की से आता है और मीना के आंगन में चुपके से मटका चुरा लेता है। अब देखो असली बादशाह कौन बनता है। अकरम मटका लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी बेटे को जगाता है। जल्दी उठो, अब हमें इस गांव से जाना है। हमारे पास बिना मेहनत किए अब सब कुछ होगा। यह देखो मटका। अरे यह मटका लेकर क्या करोगे? अचार लगाओगे क्या? अरे पगली, पहले चलो हमारे साथ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे इतनी रात में कहाँ लेकर जा रहे हो? पहले मुझे बता भी तो दो की बात क्या है। तुम बोलती ही बहुत ज्यादा हो। थोड़ी देर सब्र करो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। कुछ दूर चलते ही वो लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं। विक्रम, पत्नी और बेटा नाव में बैठते हैं। मटका उनके पास रखा है। नाव धीरे धीरे बह रही है और दूसरी तरफ एक नया गांव दिखाई दे रहा है। अकरम बैठे बैठे सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। क्या जी इस मटके से सच में सब कुछ मिलेगा? हाँ, देखो अभी मटका मटका 5 बोरी चावल दे दो। मटका से चावल निकलने लगते हैं। पापा आइसक्रीम मांगकर देखो ना मटका से। आइसक्रीम निकलने लगती है। अब चावल और आइसक्रीम से नाव भरने लगती है। तभी पत्नी बोलती है, अरे अब तो नाव भारी हो रही है। नाव डगमगाने लगती है। पत्नी डरने लगती है। अकरम बंद करो इसे, बहुत हो गया। पानी अंदर आ रहा है और आइसक्रीम भी पिघल रही है। रुक जा मटका, बस कर, बंद हो जा। मटका नहीं रुकता क्योंकि उसे लाल कपड़े से ढका नहीं गया। अब चावल, आइसक्रीम सब कुछ गिरते जा रहे हैं और नाव डूबने लगी है। अकरम और उसका परिवार पानी में डूबते दिखने लगे। अकरम के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। मीना मेहनती और ईमानदार थी। भले ही मटका अब उसके पास नहीं था, लेकिन आज तक मटका ने जो भी दिया था, मीना ने अपने मेहनत से उसे दुगना कर दिया था और खुशी से जीने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना।